सो अब डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी और ये क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है अभी। चलिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, ये ABC, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइड AB की वैल्यू साइड AC के इक्वल है, ठीक है। AD इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो एंगल BAC का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो सभी को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में जो एंगल बाइसेक्टर है, ये तुम्हारा मीडियन भी होगा और ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी होगा। ये तुम्हारा मीडियन भी होगा और यही तुम्हारा एल्टीट्यूड भी होगा। सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में तो ये जो होता है ना, जो वर्टेक्स एंगल होता है, इससे यदि हम एंगल बाइसेक्टर खींचे तो ये अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इक्वली और ये आपका एल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है। PQ and RS are two perpendiculars on BC where PQ बराबर RS। तो बिसाइड BC पे दो परपेंडिकुलर डाले हैं PQ और RS, और PQ की लंबाई RS के बराबर है। तो जो दो परपेंडिकुलर होंगे वो होंगे कैसे? एक इस तरफ होना चाहिए, ये हो गया PQ, और एक इस तरफ होना चाहिए RS। इस साइड का दो परपेंडिकुलर बराबर आ सकते हैं, नहीं आएंगे ना जी, हम एक साइड लेंगे तो दोनों को अपोजिट साइड लेना पड़ेगा, PQ और RS, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा PQ और ये हो गया तुम्हारा RS, ठीक है, ठीक है भाई। PQ बराबर S, DS बराबर 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है DS बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये तुम्हारा DS है, ये 8 सेंटीमीटर है। SC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये जो बोला SC आपका 6 सेंटीमीटर है। AD बराबर 21, ये जो साइड AD है, जो परपेंडिकुलर AD है 21 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेप APQSR। APQSR ये शेप का एरिया आपको बताना है, APQSR, इसी ऑर्डर में रखना था आपको चीजों को, APQSR, ठीक है भाई। चले, और ये जो PQ है SR है तो परपेंडिकुलर है साइड BC पे, यानी कि ये एंगल भी 90 है, ये तो 90 है ही, और ये एंगल भी 90 है, और आपको APQSR का एरिया बताना है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, एक सिमेट्रिक फिगर, तो हम यहाँ पे सिमेट्रिसिटी देख सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल RSC। ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल RSC दिख रहे हैं सबको, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल RSC, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि एंगल 90-90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। इस वाले ट्रायंगल में SC साइड 6 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DC 8 है। कितना DC 8, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, सॉरी DC कितना है तुम्हारा 14 है। छोटे वाले ट्रायंगल RSC में 6 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 8 + 6 14 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 6/14। छोटे वाले ट्रायंगल में RS नहीं पता, पर बड़े वाले ट्रायंगल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या AD, जो कि कितना 21, कितनी 21, 7 दूनी 14, 7 21, 2 3 6, RS की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है RS, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी लगाई हमने सिंपल सा भाई, 3:, इसमें 3:7 का रेशियो था, यहाँ भी 3:7 का रेशियो होना चाहिए। 21 से कितना हो गया, 9, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये फिगर जो है APQSR, इसका एरिया चाहिए। तो पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया में से यदि मैं ये दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इन दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरा डिजायर्ड एरिया APQSR का एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो मेरा APQSR का जो एरिया है वो पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल में से, इन दोनों का एरिया माइनस कर देता हूं। पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2। बेस क्या है तुम्हारा, बेस क्या है 8 + 6 14, 8 + 6 14, 14 14 28, बेस है 28। क्लियर है, और हाइट क्या है इसकी 21, हाइट क्या है 21, हाइट क्या है 21, और 8 + 6 14, 8 + 6 14, 1/2 28 × 21। इसमें से माइनस कर दीजिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ट्वाइस इंटू 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 9, 1/2 6 × 9, 1/2 6 है, और ये तुम्हारा कितना है 9। भाई ये भी जो चीज ये सेम टू सेम इधर ये है भाई, ये तुम्हारा 6 होगा, ये तुम्हारा 9 होगा, ये तुम्हारा 8 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो एरिया इधर है वही एरिया इधर है, सेम फिगर है, मिरर इमेज। तो 2 से कितनी बार चला जाएगा, 14 बार, 2 से 2 खत्म, 14 × 21 294, और 9 6 54, तो कितना आ जाएगा आपका 240, 240। क्लियर है, फिगर का एरिया कितना आ जाएगा, इसका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, APQSR का एरिया 240 आएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल ऑन साइड 34 सेंटीमीटर एज ए बेस। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना हमारी बात। पहली बात तो आपको दो लॉजिक पता होना चाहिए, दो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, देखिए दो केस होते हैं, अपने पास एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, अपने पास एक दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल ABC में हमने बना दिया इसके अंदर एक स्क्वायर, ये क्या बना है स्क्वायर, क्या बना है ये स्क्वायर, और ट्रायंगल PQR के अंदर बना दिया हमने रेक्टेंगल, क्या बना दिया हमने रेक्टेंगल आयत, ये क्या बना दिया हमने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। क्लियर है, ठीक है, रेक्टेंगल। हमारी बात ध्यान से सुनिए, तो ट्रायंगल ABC की 3 साइड होती हैं, यहां पे हमने साइड BC को बेस मान के स्क्वायर बनाया है। ट्रायंगल PQR में भी 3 ही साइड होती है प्रत्येक ट्रायंगल में, यहां पे हमने साइड QR को बेस मान के रेक्टेंगल बनाया है। तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी, इस स्क्वायर की जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो कैसे निकालोगे। ये स्क्वायर जो है सपोज B बेस के उस पे बनाया, इसका बेस कितना है B, जिस बेस पे स्क्वायर बनाया है उसकी लंबाई क्या है B, और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है H।
सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि किस बेस पे स्क्वायर बना, उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, h। तो स्क्वायर की जो साइड होगी भाई वो होगी b गुणा h अपॉन b प्लस h। ये फॉर्मूला होता है, ये किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए ट्रू है, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है कि साइड बराबर b गुणा h बटे b प्लस h। किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि आप स्क्वायर डालोगे तो जिस बेस पे स्क्वायर बना है उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, तो स्क्वायर की साइड आप निकालोगे b इंटू h अपॉन b प्लस h। अभी मैं आपको निकाल के भी बता दूंगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हम डाल रहे हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल के अंदर डालने रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है तो लंबाई चौड़ाई निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये रेक्टेंगल क्यूआर पे बना है, ये पीआर पे भी बन सकता है, ये पीक्यू पे भी बन सकता है। यहाँ पे क्यूआर को बेस मान के बनाया गया, पीआर को भी बेस मान के बनाया जा सकता है, पीक्यू को भी बेस मान के बनाया जा सकता है। तो उस केस में ये जो मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल, ये क्या है आपका मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल है। भाई साइड क्यूआर को बेस मान के भी हम मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। साइड पीआर को, साइड यदि मैं इस फिगर को ऐसे बना दूं कि मैंने इस तरीके से ले लिया साइड पीआर क्यू और मैंने पीआर को बेस मान के एक मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की, इसी तरीके से मैंने साइड क्यूआर को इस बार बेस मान लिया क्यूआर को और उस पर मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की। तीनों रेक्टेंगल मैक्सिमम साइज के, तो तीनों का एरिया भी बराबर होगा और वो होगा तीन रेक्टेंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का हाफ, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया का हाफ, ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा, आधा होगा ट्रायंगल के एरिया का हाफ। तो दो चीज आपके सामने निकल के आई, यदि ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है तो उसका एरिया या उसकी साइड डिपेंड करता है बेस और हाइट पे, क्योंकि साइड बराबर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बट रेक्टेंगल के केस में यदि आप किसी भी बेस को आधार मान के किसी भी बेस पे ट्रायंगल की किसी भी साइड पे हम रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल कैसे कि बेस दो साइड पर, बाकी जो दो वर्टेक्स है वो दो अपोजिट साइड पे हो, तो उसका जो मैक्सिमम जो एरिया का रेक्टेंगल बनेगा वो हमेशा ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा ही होगा। क्लियर है? ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल के केस में फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से केस में या कौन से बेस पे बना रहे हो आप रेक्टेंगल, बस मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका एरिया ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। बट स्क्वायर के केस में स्क्वायर की साइड कैसे निकालोगे, जिस बेस पे आप स्क्वायर बना रहे हो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है। अब ये दोनों रिजल्ट आए कहां से ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों की दोनों। ठीक, ओके, नाउ ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ओके, चलिए जैसे यहां पे देखेंगे, पहले मैं बताता हूं स्क्वायर का, पहले मैं बताता हूं स्क्वायर की कहानी, मैं इसको बाद में भी बताऊंगा, ठीक है, कई बार मैं आपको चीजें बताऊंगा कि जैसे अपने पास एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और त्रिभुज एबीसी के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर पी क्यू आर एस, इसके अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एबीसी है, उसके अंदर बना हुआ पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर है। तो साइड बीसी को बेस मान के हमने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर का ये जो बेस है ये क्या है तुम्हारा स्मॉल बी है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है आपकी स्मॉल एच है, ये क्या आपका स्मॉल एच है। क्लियर है? ठीक है, ये हाइट जो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या आपका स्मॉल एच। क्लियर है? चलिए, और हमको स्क्वायर की साइड निकालनी है, स्क्वायर की साइड को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये स्क्वायर की साइड स्मॉल एक्स, ये भी स्क्वायर की साइड स्मॉल एक्स हो गई, और ये भी स्क्वायर की साइड क्या होगी आपकी स्मॉल एक्स। कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखिए ध्यान से, हमने ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी को बेस मान के स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर जब हमने बनाया तो ये बीसी बी है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट एच है, स्क्वायर की साइड एक्स मानी हमने, तो स्क्वायर की साइड एक्स कैलकुलेट करनी है। अगर ध्यान से देखो तो आपके पास दो ट्रायंगल बन के आए हैं, ट्रायंगल एएसआर और ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एएसआर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एएसआर त्रिभुज एबीसी, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल ए ये तो कॉमन है, ये जो है इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये साइड कितनी है, एस आर, दैट मींस स्क्वायर की साइड एक्स। दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में इसी के करस्पॉन्डिंग कितना है, पूरा है कंप्लीट बी, तो ये हो गया तुम्हारा बी। क्लियर है? छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है भाई, पूरी कंप्लीट हाइट कितनी है, एच, और ये डिस्टेंस एक्स, तो ये जो डिस्टेंस है छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट एच माइनस एक्स बची कि नहीं भाई, पूरी हाइट ये ए से लेकर डी तक ये तुम्हारा एच है, स्क्वायर की साइड यहां से यहां तक ये एक्स है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट एच माइनस एक्स बची कि नहीं, तो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट है एच माइनस एक्स, और पूरे कंप्लीट बड़े ट्रायंगल की हाइट एडी ये कितनी है आपकी, एच है। क्लियर है? सबको बात समझ? तो आप देख सकते हो कि हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और हाइट का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, चूंकि सिमिलर ट्रायंगल है। यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एच बराबर आ जाएगा बी एच माइनस बी एक्स, ये इधर आ जाएगा एक्स कॉमन, अंदर बचेगा एच प्लस बी बराबर बी एच, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो बी एच अपॉन बी प्लस एच, ये आ जाएगी स्क्वायर की साइड बी एच अपॉन बी प्लस एच। आया आपका सिमिलरिटी से ही है, बहुत आसान तरीके से हमने इसको सिद्ध करने की कोशिश की है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? स्क्वायर की साइड क्या है तुम्हारी, बी एच अपॉन बी प्लस एच, तो ये है स्क्वायर का केस। आपको स्क्वायर का एरिया साइड निकालनी है तो पता होना चाहिए किस बेस पे स्क्वायर बन रहा है और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है। मैक्सिमम मिनिमम आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्क्वायर लार्जेस्ट साइड पर बनना है, कौन सा स्मॉलेस्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल के केस में कहानी क्या है। एक सेकंड, रेक्टेंगल के केस में कहानी क्या है। चलिए, तो जैसे हमने स्क्वायर के केस में किया वैसे ही हम रेक्टेंगल के केस में भी करेंगे ना। अब देखिए ध्यान से, हमने फिर से एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखेंगे सब लोग, एक ट्रायंगल बनाया ट्रायंगल ए बी सी, उसके अंदर हमने बनाया है एक रेक्टेंगल, साइड बीसी को बेस मान के ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, ये पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। क्लियर है?
कोई डाउट इसमें किसी को? तो रेक्टेंगल की जो लंबाई है ये मान ली मैंने सपोज स्मॉल एल, रेक्टेंगल की लंबाई क्या मान ली मैंने? स्मॉल एल। तो ये एसआर ये भी क्या होगा तुम्हारा? स्मॉल रेक्टेंगल की लंबाई। रेक्टेंगल की चौड़ाई मान ली स्मॉल बी, तो ये मैंने मान लिया बी। क्लियर है? कोई डाउट? चले, आसान है अभी तक। ओके, मैंने इस ट्रायंगल का जो बेस है जिस पे रेक्टेंगल बनाया गया है उसको मान लिया मैंने स्मॉल एक्स, और ये जो ट्रायंगल की जो हाइट है, ये जो बेस एक्स है इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है, ये जो हाइट आपकी जा रही है, ये जो एडी जो हाइट जा रही है, इसको मान लिया मैंने स्मॉल वाई। तो मुझे बताना है कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा ट्रायंगल एबीसी के एरिया का हाफ होगा। ये होता ही होता है। इसको आप डिफरेंशियल कैलकुलस से भी प्रूव कर सकते हो, पर मैं आपको थोड़ा इजी कांसेप्ट से बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे आप। चले, ओके, इसके बाद यहां पे आपको दो ट्रायंगल मिले हैं, ट्रायंगल एएसआर और ट्रायंगल एबीसी, दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर करस्पॉन्डिंग, क्योंकि पैरेलल लाइन हो जाएगा ना, एसआर पी क्यू के पैरेलल होता है हमेशा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर हैं तो यहां पे हम लगाने की कोशिश करते हैं कुछ कलाकारी। अब देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में ये क्या है तुम्हारा एसआर, और बड़े वाले ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग बेस क्या है? बीसी। तो एसआर मतलब एल, और करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा तुम्हारी, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी तुम्हारी? एक्स, एल बटे एक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है भाई? ये पूरा कंप्लीट वाई है, ये रेक्टेंगल की चौड़ाई बी है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या बची? वाई माइनस बी। क्या बची? वाई माइनस बी। तो छोटे वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो वाई माइनस बी है, ठीक है। और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल की हाइट क्या है तुम्हारी? ये वाई है। ये क्या है तुम्हारी? वाई है। क्लियर है? कोई डाउट? यहां से आप क्या रिजल्ट लिख सकते हो? यहां से आप लिख सकते हो एल बटे एक्स, इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस बी बटे वाई, तो इधर आ जाएगा, तो एल बटे एक्स प्लस बी बटे वाई बराबर 1। एल बटे एक्स प्लस बी बटे वाई बराबर 1, एल बटे एक्स प्लस बी बटे वाई बराबर 1। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? एल बटे एक्स प्लस बी बटे वाई बराबर 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे आप डिफरेंशियल कैलकुलस लगा के इसकी लंबाई चौड़ाई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, रेक्टेंगल की मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, ठीक है। बट हमको फोकस करना है एरिया पे, किस पे फोकस करना है? एरिया पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए, सभी को पता है कि वेरिएबल के केस में एक चीज होती है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये हमेशा वेरिएबल के केस में होता है, पॉजिटिव नंबर के केस में पॉजिटिव तो होगा क्योंकि साइड है, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारा ये एक्स और वाई तो फिक्स है, ट्रायंगल का बेस और उसकी हाइट तो फिक्स है, पर रेक्टेंगल का बारे में अभी नहीं पता, तो एल और बी एक वेरिएबल है, एल और बी एक वेरिएबल है, तो L बटा एक्स, L एक वेरिएबल है, एक्स एक कांस्टेंट है, तो L बटा एक्स भी एक वेरिएबल होगा और B बटा वाई भी एक वेरिएबल होगा। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, L बटा एक्स और B बटे वाई। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, L बटा एक्स और B बटे वाई। ये मान लिया मैंने, क्योंकि एक्स और वाई तो फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, L और B वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल हो गए, L बटा एक्स और B बटा वाई। तो यदि मैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालूं तो इनका अर्थमेटिक मीन आएगा, ये जोड़ के आधा कर देंगे, जो कि इनके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि अंडर रूट एल बटा एक्स इंटू बी बटा वाई से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एल बटा एक्स प्लस बी बटा वाई, दैट मीन कितना हो गया आपका? 1 हो गया। ये क्या हो गया आपका? 1। क्लियर है? ठीक है। कोई डाउट इसमें? एल बटा एक्स प्लस बी बटा वाई हो गया 1, और पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन कितना हो गया आपका? 1/2। कोई दिक्कत? दोनों तरफ से स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल बटे एक्स इंटू बी बटा वाई। कोई दिक्कत? एक्स वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/4 एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। 1/4 एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। क्लियर है ना? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखना है? 1/4 एक्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो मुझे प्रूव करना था। 1/2 इंटू 1/2 एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। 1/2 एक्स वाई क्या है? 1/2 एक्स वाई है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एल इंटू बी। क्या? एल इंटू बी क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल एबीसी के एरिया के हाफ से या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसके से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैक्सिमम जो जाएगी वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एरिया की, वो क्या होगी तुम्हारी? वो क्या होगी? हाफ होगी। रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा? हाफ होगा। मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल बनेगा वो हमेशा, चाहे बेस बीसी पे बनाओ, चाहे एसी पे बनाओ, चाहे बी पे बनाओ, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो ट्रायंगल के एरिया का क्या होगी? तुम्हारी हाफ होगी। क्लियर है? अगर आप इसको डिफरेंशियल कैलकुलस से करते तो आप ये भी प्रूव कर सकते थे डिफरेंशिएशन से कि रेक्टेंगल की जो लंबाई आएगी वो हमेशा बेस का हाफ, यानी कि मैक्सिमम जो हो जाएगा वो एक्स, एल बराबर x/2, और जो रेक्टेंगल की चौड़ाई आएगी दैट मींस बी, वो तुम्हारी ट्रायंगल की चौड़ाई का हाफ y/2, और जो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो ट्रायंगल के एरिया का हाफ, जो रेक्टेंगल का एरिया है ट्रायंगल के एरिया का हाफ। ये तीनों रिजल्ट ट्रू होते हैं। पर एल और बी आपके काम की चीज नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल बनेगा तो उसका एरिया हमेशा जो मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल होगा ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। और ये कहां से आया ये भी मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, आसान सी चीजें। अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं, बहुत ही टुच्चा लो लेवल का और इजी क्वेश्चन है अब ये। ठीक है, चलिए देखिए, हमको पता है कि यहां पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल की तीन साइड है 18, 20, 34, 18, 20 और 34 सेंटीमीटर। तो पूछा है फंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज के फंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज, जो मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बन सकता है इस ट्रायंगल के अंदर साइड 34 सेंटीमीटर पर है बेस, उसका एरिया क्या होगा? तो साइड 34 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मैक्सिमम साइज का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं कौन सी साइड पे बन रहा है, मैक्सिमम साइज का यदि रेक्टेंगल बनता है तो उसका एरिया हमेशा ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका क्या कर देना है? हाफ कर देना है, बात खत्म। क्लियर है?
कोई डाउट? चलिए, तो 18 20 34, तो हीरोन्स फॉर्मूला से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 18 30 34, तो 9 10, हाँ मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 18 20 38, 38 प्लस 34 72, 72 का हाफ कितना होगा? 36। सेमी पेरीमीटर है 36, 36 माइनस 18 18, 36 माइनस 20 16, और 36 माइनस 34 2। ठीक है भाई, 16 का देखिए रूट सीधे सीधा 4 बाहर आ जाएगा। 18 दूनी 36 ही होता है, 18 दूनी 36 होता है, 36 इंटू 36 का रूट देखिए सीधा 36 बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर 36 चौका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आ गया? 144 144। ट्रायंगल का एरिया 144 है। आपसे पूछा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल के एरिया का हाफ यानी कि कितना? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। यस, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच एबी बराबर एसी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो अपने पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस तरीके से हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ये बन गया ए बी सी। तो ये एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें साइड एबी साइड एसी के बराबर है, दोनों 30 30 सेंटीमीटर के। एबी बराबर 30 और एसी बराबर 30, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको क्या दिया है? हमको दिया है देयर इज ए और बीसी बराबर 36, तो साइड बीसी 36 दिया है। ठीक है, देयर इज ए रेक्टेंगल PQRS इनसाइड द ट्रायंगल हुज बेस PQ लाइज ऑन साइड बीसी। तो इस ट्रायंगल के अंदर साइड बीसी पर एक तुम्हारा रेक्टेंगल बना हुआ है, बीसी को बेस मान के, ये बन गया रेक्टेंगल PQRS। रेक्टेंगल क्या बन गया आपका? PQRS, ये आपका रेक्टेंगल बन चुका है PQRS। ठीक है, ओके। PQ बराबर 2x, तो PQ की लंबाई जो बोली है वो बोली है 2x, और QR बराबर y, और QR की जो लंबाई बोली है वो कितनी बोली है? y। तो QR की लंबाई क्या बोली है? y। ठीक है, फाइंड x by 3 प्लस y by 4। x by 3 प्लस y by 4 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान देने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट चीज है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि 30 30 है, तो यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये तुम्हारा मीडियन भी होगा, तो मैंने परपेंडिकुलर डाला AD। तो ये मीडियन भी होगा, तो सभी को पता है अगर ये मीडियन है और ये BC 36 है, तो 18 18 इक्वल इक्वल डिवाइड कर देगा, यानी कि DC भी 18 होगा और ये तुम्हारा BD भी 18 होगा, दोनों इक्वल इक्वल हाफ हाफ हो जाएंगे। 18 18 18 18, क्लियर है? इक्वल हाफ हाफ हो जाएंगे 18। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आसान है। चलिए, अब देखिए, ये 18 है। अब ये रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो कितनी दी है? 2x। रेक्टेंगल की लंबाई 2x दी है, ध्यान से सुनना, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो सिमेट्रिक फिगर है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अंदर हम रेक्टेंगल बनाएंगे। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप एक सिमेट्रिक फिगर के अंदर एक सिमेट्रिक फिगर डालेंगे तो एरिया जो है, जो एक्सिस होती है, उसके इधर उधर डिवाइड हो जाता है। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो जो एरिया दे रहा है वही एरिया उधर होना चाहिए, जो लेंथ इधर वही लेंथ इधर होनी चाहिए, यानी कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा तुम्हारा x, क्योंकि कंप्लीट जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो क्या है? तुम्हारी 2x। तो मैं यहां से यहां तक की दूरी की बात करूं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? स्मॉल x। क्लियर है? और ये भी क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल x, और कंप्लीट जो लंबाई रेक्टेंगल की वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी 2x। ठीक है, इसको मैं पॉइंट को नाम मान देता हूं अपना s, नाम दे देते हैं हम। ठीक है, सॉरी s तो दे रखा है हमने, इसको नाम देते हैं हम t। क्या नाम दे देते हैं हम इसको? t। दिस पॉइंट इज t। क्लियर है? चलिए, अब देखिए ध्यान से, हमको x by 3 प्लस y by 4 चाहिए और कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है, तो क्वेश्चन तो खत्म। सिमिलरिटी लगा सकते हो कई तरीके से, यहाँ पे कई तरीके से सिमिलरिटी लग सकती है। यहाँ पर ट्रायंगल देखिए, छोटा वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ATR, ट्रायंगल ATR, ये हो गया ट्रायंगल ATR, और बड़ा वाला ट्रायंगल दैट मींस ADC। तो ये ADC, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। ये वाला एंगल क्या है? दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। क्लियर है? तो तीसरा एंगल भी ये आपका इक्वल ही होगा। क्लियर है? ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में ये TR जो है ये कितना है आपका? x है। बड़े वाले ट्रायंगल में जो DC है ये कितना है आपका? 18, तो करस्पॉन्डिंग साइड है ये। ठीक है, सिंपल सी बात। 80 कितना छोटे वाले ट्रायंगल में? पूरा कंप्लीट ये जो तुम्हारी हाइट हो जाएगी। देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये 30 है, ये 18 है, तो हाइट AD क्या होगी? सभी को पता है ये कितना होता है? ट्रिपलेट 12 9 15, अरे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, जिसमें तुम 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 18, 6 चौक 24, 6 5 30, ये ट्रिपलेट निकल जाएगा 18 24 30। तो ये जो हाइट AD है ये कितनी आएगी तुम्हारी? 30 आएगी, सॉरी 24 24 24, 6 18, 6 24, 6 5 30, कितना है कि 24, और ये कितना है? 30 24 30 18 ट्रिपलेट होता है। तो 80 कितना बचेगा? पूरा A से D तक 24 है, और ये तुम्हारा रेक्टेंगल की चौड़ाई y है, तो A से D तक कितना बचेगा तुम्हारा? 24 माइनस y, कितना बचेगा? 24 माइनस y। क्लियर है? क्या बचेगा आपका? 24 माइनस y। क्लियर है? बात खत्म, सिमिलरिटी लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं फिगर को ना। ठीक, कैसे कैसे बताना है? 80 कितना है आपका? 24 माइनस y, उसे करस्पॉन्डिंग यहां पे कितना है आपका? पूरा ये जो हाइट है ये 24 है। छोटे वाले ट्रायंगल में ये कितना है? x और x के पूरा करस्पॉन्डिंग क्या है तुम्हारा? 18 है। तो 6 चौक 24, 6 3 18, तो 4 6 24, 6 माइनस y बटे 4 बराबर x बटे 3, माइनस के y बटे 4 को उधर ले जाओगे तो 6 बराबर क्या आएगा तुम्हारा? x बटे 3 प्लस y बटे 4, और x बटे 3 प्लस y बटे 4 की वैल्यू यहाँ पे पूछिए, क्या आ जाएगी वैल्यू? 6। x बटे 3 प्लस y बटे 4 की वैल्यू पूछिए, वो कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे? 6। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया लॉजिकल और तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए जैसे ध्यान से देखना सभी लोगों को। इन द गिवन फिगर RS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इन द गिवन फिगर RS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRQ। तो अपने पास सबसे पहले तो ट्रायंगल है PQR, जिसमें ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। उसमें ये क्या है? RS, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये एंगल सपोज आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, थीटा थीटा। क्लियर है? चूंकि एंगल बाइसेक्टर है,
ठीक है। एंगल QPR, ये जो एंगल QPR है ये 90 डिग्री है। एंगल NSR, ये एंगल भी 90 डिग्री है। दोनों एंगल 90 डिग्री के। QN बराबर 16 और QN की जो लेंथ दी है वो कितनी दी है आपको 16 सेंटीमीटर। NR बराबर 33, NR की लेंथ कितनी दी है, ये दी आपको 33 सेंटीमीटर। NR यहां से यहां तक 33। क्लियर है। फाइंड QS, QS की लंबाई आपसे पूछे कि QS की लंबाई क्या है, Q से S तक ये डिस्टेंस आपसे पूछिए। क्लियर है। देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमको निकालनी है QS की लंबाई। SR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। SR इज एंगल बाइसेक्टर। तो सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक। अगर हम ट्राइंगल NSR की बात करें, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल 90 प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस थीटा। क्लियर। यदि हम ट्राइंगल SPR की बात करें तो एंगल 90 है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल, कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। कंप्लीट एक्सटीरियर कितना होगा, 90 प्लस थीटा। कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल ये कंप्लीट 90 प्लस थीटा है। 90 तो छोटू एंगल जो बीच में दबा पड़ा है बेचारा, ये कितना है, थीटा। छोटू एंगल जो बीच में दबा पड़ा है ये कितना है, थीटा। क्लियर है, बात समझ में आई। एक बार फिर से देखेंगे यहां पे इस फिगर में RS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRQ और एंगल QPR एंगल NSR दोनों 90 गिवन है। तो हम ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना होगा, 90 प्लस थीटा। कितना होगा, 90 प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। क्लियर। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। ये एंगल जिसमें से 90, तो छोटू एंगल फिर कितना बचा, छोटू एंगल बचा थीटा। छोटू एंगल कितना बचा, थीटा। अब ध्यान से देखिए, छोटू ट्रायंगल QNS, छोटू ट्रायंगल QNS, ये रहा QNS। क्लियर है, छोटू ट्रायंगल QNS। QNS को ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना है छोटू, ये एंगल है थीटा। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 प्लस थीटा। ये एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, QNS। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा। कोई डाउट इसमें। ट्राइंगल QSR को ध्यान से देखिए, ट्राइंगल QSR इस तरीके से है। ट्राइंगल QSR, दिस इज Q, ये S और ये R। ट्राइंगल QSR, ठीक है भाई। ट्राइंगल QSR, ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। चाहे ट्राइंगल SQN बोलो, चाहे ट्राइंगल SQR बोलो, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ये तो कॉमन ही एंगल, सेम एंगल ही है। ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल QNS थीटा 90 प्लस थीटा, थीटा 90 प्लस थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। देख सकते हैं आप ध्यान से भाई, ये थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है, ये थीटा है 90 प्लस थीटा, ये दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। साइड QN की वैल्यू कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर, 16। और साइड NR कितनी, साइड NR दी है 33, तो Q से R तक कितना हो जाएगा, 16 प्लस 33 यानी कि 49, 49। कितना हो जाएगा, 49। QS आपको कैलकुलेट करना है, QS कितना है, X। QS कितना है आपका, X। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ध्यान से देखेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 प्लस थीटा के सामने है X, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 प्लस थीटा के सामने है 49। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है 16 और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है X। ये हो गया। क्लियर है। यहां पे ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 इंटू 49 आ गया, और अंडर रूट लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 और 49 का अंडर रूट 7, 4 इंटू 7 यानी कि 28 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आएगी, बी ऑप्शन 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो बहुत आसान, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, आप ध्यान से देख भी सकते हैं, इजी है। ठीक है, आपको बस आइडेंटिफाई करना था कि सिमिलर ट्रायंगल कहां है। और भी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट आपको ये मेथड आनी चाहिए था। थीटा थीटा, तो ये कंप्लीट 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ये 90 थीटा इंटू 90 प्लस थीटा, छोटू थीटा बचेगा। सिमिलरिटी आपकी यहां पे लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखेंगे, और ये आपके मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यदि आपको थ्योरम पता है तो इजीली कर लोगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है ना, चलिए। PQR इज ए ट्राइंगल। क्वेश्चन में बोला है कि PQR एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। सो ये हो गया PQR एक ट्राइंगल। क्लियर है। S and T आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। तो साइड PQ का और साइड PR के मिड पॉइंट है S और T, ये दोनों क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। S and T के आपके मिड पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम है। तो पहली बात तो ये कि PS और SQ आपस में इक्वल है, क्योंकि S मिड पॉइंट है, PT TR आपस में इक्वल है, मिड पॉइंट है। तो 1:1 का रेशियो, इधर भी 1:1 का रेशियो। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ST जो है तुम्हारे TR के पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होगा। और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया ट्रायंगल PST सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जो एकदम सही है, क्योंकि ट्रायंगल PST और ट्रायंगल PQR आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन है। ST इक्वल टू 1/2 QR, ST मतलब ये लेंथ QR का आधा होगा, ये भी एकदम सही है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये SP यदि 1 यूनिट है तो QP 2 यूनिट है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो इनमें भी 1:2 का रेशियो होगा, यानी कि ST जो है QR का आधा होगा लेंथ में। क्लियर है। क्योंकि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ST जो QR के पैरेलल आया है, तो ST पैरेलल टू QR, ये ऑप्शन भी सही है। तो तीनों की तीनों बातें सही है, तो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। तो ये मींस 2017 के डिफिकल्ट सवालों में से एक था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा सवाल है, इजी है। इन द फिगर शोन अबव पॉइंट्स D एंड E आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ साइड AC एंड BC। तो ये ट्रायंगल ABC, D AC का मिड पॉइंट है, EBC का मिड पॉइंट है। ठीक है,
रेस्पेक्ट टू द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल एबीसी और रेक्टेंगल डीईएफजी के एरिया का अनुपात क्या है, इनके एरिया का रेशियो पूछा है। फिगर में दिख नहीं रहा है मिड पॉइंट, तो हम इसको क्या करते हैं अलग बना देता हूं मैं। ट्रायंगल एबीसी इस तरीके से ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। मिड पॉइंट्स क्या हो गए तुम्हारे डी और ई, एसी का मिड पॉइंट्स हो गया डी और एबी का मिड पॉइंट्स हो गया ई, और हमने डी से ई को मिलाया है इस तरीके से। तो ये जो लाइन होगी डी इसके पैरेलल होगी एबी का और लेंथ में हाफ भी होगी, ठीक है। और हमने रेक्टेंगल बनाया डीईएफजी, रेक्टेंगल बनेगा कैसे कि सी से यहां से इसको हमने आगे बढ़ाया है और ये हमने यहां से मिला दिया है और ये आपका रेक्टेंगल बन गया है इस तरीके से डीईएफजी। क्लियर लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ठीक है। डीईएफजी क्या है, एक रेक्टेंगल बन गया। तो ट्रायंगल के एरिया का रेक्टेंगल के एरिया से रेशियो पूछा है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट, तो डीई तुम्हारा एबी के पैरेलल होगा और मिड पॉइंट थ्योरम से लेंथ में हाफ होगा, यानी कि डीई यदि 1 है तो एबी 2 होगा। वही रेशियो कितना होगा 1:2 का, डी हमेशा बीसी के एबी के पैरेलल होता है और हाफ होता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब ये तो चल गया रिलेशन पता हमको, रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो अगर तुम यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते हो, ये परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर है, तो यहां पे ये जो ट्रायंगल सीडीई और जो ट्रायंगल सीएबी है, सीडीई सीएबी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो भी 1:2 होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो भी 1:2 होगा। एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो ही आपको निकालना, तो रेशियो लिख लो सीधा सीधा, वही 1:2 है और ये हाइट का रेशियो भी 1:2 होगा। यदि मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2 यूनिट, हाइट भी कितनी मानी है मैंने 2 यूनिट, तो ट्रायंगल का एरिया। यदि मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, रेक्टेंगल की लंबाई है 1 और रेक्टेंगल की चौड़ाई भी 1 यूनिट है, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया तुम्हारा 2:1, 2:1। क्लियर है कि 2:1, तो रेक्टेंगल ट्रायंगल के एरिया का जो रेक्टेंगल के एरिया से अनुपात होगा वो क्या होगा आपका 2:1। क्लियर है, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ना, क्वेश्चन नंबर 35 इन द गिवन फिगर ए क्यू बराबर 4√2 सेंटीमीटर, सो ए से क्यू 4√2, क्यू सी बराबर 6√2 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ये पूरा कंप्लीट 20 है, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल है, तो लाइन बी क्यू बीसी के पैरेलल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीबी, पीबी की लंबाई क्या है? देखिए बहुत आसान सवाल है, ये दोनों पैरेलल है। देखो हम सवाल हो रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, तो थेल्स थ्योरम से ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम से ये ट्रायंगल एबीसी है, पी क्यू पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एपी से पीबी का जो रेशियो होगा वही ए क्यू से क्यूसी का रेशियो होगा। क्लियर है कि नहीं, वही ए क्यू से क्यूसी का रेशियो होगा। ए क्यू से क्यूसी का रेशियो कितना है यहाँ पे, ए क्यू से क्यूसी का रेशियो है 2:3। भाई ये जो लेंथ है 2:3 के रेशियो में ना, 2:3, ठीक है भाई, √2 से √2, 2 से 3, तो एपी से पीबी का रेशियो भी कितना होने वाला है 2:3। कितना होगा 2:3, तो 2:3 रेशियो होने वाला है। एक सेकंड, ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पे बीपी की लंबाई क्या है, बीपी की लंबाई आपसे पूछी, तो टोटल पूरा 5 यूनिट हो गया ना, तो 2 यूनिट प्लस 3, 5 यूनिट के लिए 20 रखे, तो 1 यूनिट के लिए क्या हो जाएगी 4। पीबी की लंबाई पूछी तो पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 12 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, दिए गए चित्र में जो लाइन डीई है ये तुम्हारी बीसी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर हैं। आपसे पूछा फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ए से डी तक 8 है, डी से बी तक 15x - 8, ए से ई तक 5x, ई से सी तक 24 - 5x, ये लेंथ दी है। क्लियर है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी होना चाहिए, बट यहां पे इस तरीके से लिखोगे एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्वाड्रेटिक वगैरह बनानी पड़ेगी, कैलकुलेशन को मिनिमम करना है। यहां पे आप देखते हो तो यहां पे 8 है, -8 है, 5x है, -5x है। थेल्स थ्योरम ये भी तो कहती है कि एडी, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटा वाला एडी, बड़ा वाला एबीसी, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल इसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर एडी, एडी बटा एबी, एडी बटा एबी बराबर एई, और एई के करस्पॉन्डिंग पूरी लेंथ कितनी, एसी, रेशियो बराबर होगा। एडी कितना है, ए से डी तक तुम्हारा 8 है, AB कितना है, ए से बी तक, तो 8 + 15x - 8 यानी कि कितना होगा तुम्हारा 15x। AE मतलब 5x, और AC कितना होगा, ए से सी तक देखो 5x से, और 24 - 5x यानी कि कितना 24, तो यहां से x स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा 8 × 24 बटे 15 × 5, तो यहां से x कितना आ जाएगा आपका 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 64 बटे 25 यानी कि 8 बटे 5, अंडर रूट लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 बटे 5 यानी कि 1.6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.6, ए ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आप इसको सीधा ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता वही हमारा आंसर होता, पर सीधा जब देखते हो कि आंसर आपका 2 सेकंड में आ रहा है तो कर सकते हो इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। तो आपको पता है मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि आपको पता होना चाहिए, 3 रिजल्ट पता होना चाहिए ट्रायंगल एबीसी, ये मिड पॉइंट है, साइड एबी और एसी की डी हो रही, तो खींचोगे इस तरीके से तो लाइन डीई जो बीसी के पैरेलल होगी और हमेशा लेंथ में हाफ होगी, छोटे वाले का एरिया 1 है तो पूरे का एरिया 4, क्वाड्रेटल का एरिया 3, 1:3, ये मैंने आपको बताया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यदि कोई ट्रायंगल एबीसी है, साइड एबी का मिड पॉइंट सपोज डी है, तो यदि हम मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते तो अपोजिट साइड को जाके भी वो मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। क्लियर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, वो ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है, 1:1 रेशियो में एरिया को डिवाइड करती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन का कि इसको करना कैसे है, ठीक है।
इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एफजी इज पैरेलल टू एचआई इज पैरेलल टू बीसी। तो लाइन डीई एफजी के पैरेलल है, एचआई के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। एंड ईएफ, ईएफ ये दिख रहा है आपको, ये ईएफ, ईएफ इज पैरेलल टू एचजी, ये एचजी के पैरेलल है, इज पैरेलल टू बीआई, ये इसके पैरेलल है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक वाली लाइन है ये आपस में सब पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ एएफ। ध्यान से देखेंगे, ये जो D है ये जो तुम्हारा एएफ का मिड पॉइंट है, ये जो लाइन एएफ है D जो है इसका मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएच, क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएच, जो चतुर्भुज है ईएफजीएच, इसके एरिया का ट्रायंगल बीआईसी, ये जो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल बीआईसी, इसके साथ क्या रेशियो है इसके एरिया का, ये रेशियो पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम छोटे छोटे ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे से समेट के लेके जाएंगे, वन बाय वन देखेंगे। यदि मैं ट्रायंगल एडीएफ की बात करूं, ये जो सॉरी ट्रायंगल एईएफ, ट्रायंगल एईएफ की बात करूं, तो इस तरीके से मुझे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल एईएफ, जिसमें डी क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट है, तो ईडी को मिलाया तो ईडी क्या मीडियन, और मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, यानी कि 1:1। तो ये रेशियो क्या होगा तुम्हारा 1:1, रेशियो 1:1 होगा। क्लियर है? इतना तो सबको पता है, अगर वो एरिया 1 है तो एरिया भी 1 होगा ना। अब ध्यान से देखो, ये डी मिड पॉइंट है, ट्रायंगल एएफई, एक ट्रायंगल कंप्लीट करो दूसरे ट्रायंगल में कूद पड़ो, ट्रायंगल एएफजी, ट्रायंगल एएफजी को ध्यान से देखो, डी मिड पॉइंट है, डीईएफजी आपस में पैरेलल, तो मिड पॉइंट से यदि हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, यानी कि ये एजी का मिड पॉइंट हो गया ई। ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल एएफजी, ट्रायंगल एएफजी को ध्यान से देखिए, डीई लाइन एफजी के पैरेलल है, डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जाएगी तो जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, तो ई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ट्रायंगल एएफजी का ये ई मिड पॉइंट है, साइड एजी का ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ईएफ क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन के ऊपर एरिया कितना है 1 + 1 2, तो ट्रायंगल ईएफजी का एरिया भी कितना होगा आपका 2 ही होगा। ये एरिया भी क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्रायंगल एएचजी की बात करूं, ट्रायंगल एएचजी, त्रिभुज एएचजी, त्रिभुज एएचजी में ये जो एजी, एजी का मिड पॉइंट है ई, एजी का मिड पॉइंट है ई, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जा रही है, मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, एक लाइन मिड पॉइंट से इस तरीके से, और ये तुम्हारा जीएच के पैरेलल है, तो जाके एफ मिड पॉइंट पर ही मिलेगा, यानी कि जो एफ है ये साइड एएच का मिड पॉइंट होगा। ये जो एफ है ये तुम्हारा साइड एएच का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। एफ जो साइड एएच का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। भाई एक ट्रायंगल कंप्लीट करो दूसरे में कूद पड़ो, ट्रायंगल एजीएच, ट्रायंगल एजीएच, त्रिभुज एजीएच, ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जा रही है तो जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, एएच का मिड पॉइंट होगा एफ। तो एफ क्या है, मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल एजीएच को ध्यान से देखो, एफ मिड पॉइंट है, सामने वाले वर्टेक्स जी से क्या खींची गई है, मीडियन खींची गई है, मीडियन के ऊपर एरिया कितना, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये ट्रायंगल का एरिया भी कितना होगा तुम्हारा 4 होगा। कितना होगा तुम्हारा एरिया 4 होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखिए साइक्लिक चेन ऑर्डर में आगे बढ़ रही है चीजें, 1 1 2 फिर 1 और 1 1 + 1 2, और इन सबका जोड़ कितना आ गया 4। अब आगे देखिए, एफ क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट है, साइड एएच का एफ मिड पॉइंट है। अगले वाले ट्रायंगल में कूद पड़ो, ट्रायंगल एएचआई को, त्रिभुज एएचआई को ध्यान से देखो, एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेगी तो जाके मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी, तो एआई का मिड पॉइंट हो गया जी, एआई का मिड पॉइंट हो गया जी, एआई का मिड पॉइंट हो गया जी। ट्रायंगल एएचआई की बात करूं, एआई का मिड पॉइंट जी है, तो ट्रायंगल एएचआई की ध्यान से देखो, मिड पॉइंट जी है, सामने वाले वर्टेक्स से क्या खींचा गया, एचजी मीडियन, मीडियन के ऊपर एरिया कितना है 2 + 2 4 + 4 8, तो एचजीआई का एरिया भी कितना होगा 8। इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ेगी, आपको बस पैटर्न देखना था, देख सकते हैं 1 + 1 2 2 2 + 2 4, और सबको जोड़ते चले जाएंगे, 8 आ गया। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो कैसे लिखोगे, 8 + 4 12 + 4 16, इस ट्रायंगल का एरिया 16 आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया लिखना था तो 16 + 16 कितना आ जाएगा 32, इस तरीके से चलता रहेगा चीजें। क्लियर है? आप देख भी सकते हो चीजें। चलिए हमसे क्या पूछा है, क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएच, तो क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएच जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएच, ये जो है चतुर्भुज, इसका एरिया कितना है 4 + 2 6, इसका एरिया तो 6 है। और ये जो ट्रायंगल बीआईसी हमने निकाला, इसका एरिया कितना है 32, और इनके एरिया का रेशियो पूछा, इनके एरिया का रेशियो कितना है 3 × 5 16। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3:16। क्लियर है? तो बहुत अच्छा सवाल था, इजी था पर लॉजिकल था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 21 28 सेंट 35, एक ट्रायंगल की साइड दी है 21 28 35, पीक्यूआर मिड पॉइंट से एबीबीसी सीए के, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया क्या है। तो अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, थोड़ी देर यहां पे फोकस कीजिए। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीक्यूआर, आपके पास एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज पीक्यूआर, क्लियर है? ठीक है, अब उसके मिड पॉइंट है, साइड पीक्यू का मिड पॉइंट है डी, साइड क्यूआर का मिड पॉइंट है ई, और साइड पीआर का मिड पॉइंट है एफ। तो हमने इस तरीके से मिड पॉइंट्स को मिलाया, तो मिड पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ। इसी ट्रायंगल डीईएफ को हम कहते हैं मीडियल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से बना है, इसको बोलते हैं हम मीडियल ट्रायंगल। और एक्चुअली में आपके ट्रायंगल पीक्यूआर के अंदर 4 ट्रायंगल बनके तैयार हो गए, 4 ट्रायंगल बन गए, पीडीई, डीएफई और ये क्यूडीएफ और ये ईएफआर, 4 ट्रायंगल, चारों के चारों ट्रायंगल साइज में भी शेप सेम है, ये शेप में भी सेम है, चारों के चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होते हैं, चारों के चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, यानी कि 1:1:1:1 के रेशियो में चारों ट्रायंगल का एरिया होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि आप किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वो मीडियल ट्रायंगल होगा, और इस तरीके से आपके टोटल 4 ट्रायंगल बनेंगे, चारों के चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इक्वल होता है, यानी कि पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4
4 होता है ईच ट्रायंगल का एरिया। तो मिडिल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? पूरे ट्रायंगल का एरिया का 1/4। यदि मैं मिडिल ट्रायंगल के भी मिड पॉइंट को मिला दूंगा तो एक नया ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया क्या होगा? मिडिल ट्रायंगल का भी 1/4, उसके मिड पॉइंट को मिला दूंगा फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा, उसका एरिया क्या होगा? जो छोटा ट्रायंगल है उसके एरिया का भी 1/4 1/4 1/4 होता चला जाएगा। तो ये थ्योरी है और ये एक रिजल्ट है, एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आया कहां से वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है भाई। इसमें साइड सपोज ये पी क्यू 2x है, साइड क्यू आर सपोज 2y है, और साइड पी आर सपोज 2z है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ध्यान से देखिए। अब हमने साइड पी क्यू का मिड पॉइंट ले लिया डी, मिड पॉइंट का ले लिया हमने डी, डी मिड पॉइंट है तो पी डी भी एक्स होगा और डी क्यू भी एक्स होगा। हमने साइड क्यू आर का मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया ई, ये मिड पॉइंट है तो क्यू आर का मिड पॉइंट ई ले लिया पूरा 2y है तो क्यू ई भी y होगा, ई आर भी y होगा। साइड पी आर का मिड पॉइंट है ये एफ, ये मिड पॉइंट एफ है तो पी एफ भी जेड होगा और एफ आर भी जेड होगा, जेड जेड हो जाएगा। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं। हमने डी से एफ को मिलाया, हमने एफ से ई को मिलाया, हमने डी से ई को मिला दिया, इस तरीके से मिडिल ट्रायंगल बन गया आपका। क्लियर है? कोई डाउट? सभी देख सकते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस है, ये x है, ये लेंथ कितनी है, लेंथ y है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ y है, ये लेंथ कितनी है, लेंथ z है, ये लेंथ कितनी है, लेंथ z है। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं लाइन डीएफ की बात करूं, डीएफ की बात करूं, डीएफ की बात करूं, यदि आप डीएफ की बात करोगे तो ये मिड पॉइंट को मिलाने से बनती है। डी भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है तो डीएफ जो है तुम्हारा पैरेलल होगा क्यू आर के, लेंथ में हाफ होगा। क्यू से आर तक 2y है तो डीएफ तुम्हारा 2y का हाफ यानी कि कितना होगा? y होगा। डीएफ तुम्हारा कितना होगा? y होगा। सिमिलरली यदि मैं लेंथ ईएफ की बात करूं, ये तुम्हारा पूरा 2x था, ई और एफ मिड पॉइंट है तो ये तुम्हारा हाफ यानी कि कितना होगा? लेंथ में x होगा। यदि मैं डीई की बात करूं तो डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है तो डीई तुम्हारा पीआर के पैरेलल भी होगा, लेंथ में हाफ भी होगा। ये 2z है तो डीई तुम्हारा कितना होगा? z होगा। ये तुम्हारा कितना होगा? z होगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल पीडीएफ को, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है, x y z। यदि तुम ट्रायंगल क्यूडी को ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है। यदि तुम ट्रायंगल ईआरएफ को इसको ध्यान से देखो, ये x है, ये y है, ये z है। और ट्रायंगल डीएफ को ध्यान से देखो, x y z। तो चारों के चारों ट्रायंगल की जो डायमेंशन है, जो तीनों साइड है वो x y z x y z x y z है। तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग होंगे और इनके एरिया 1:1:1 के रेशियो में होंगे। चारों के एरिया बराबर होंगे और पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 भी होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए था मिडिल ट्रायंगल का। अब देखते हैं द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 21, 28 एंड 35। एक ट्रायंगल की साइड 21, 28 और 35। पी क्यू आर मिड पॉइंट है तो आपसे ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो 21, 28, 35 को देखते दिमाग में कुछ चलता है। 21, 28, 35 मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 21, 28, 35 क्या है? आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 हो गया ना, इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए बी सी। 21, 28, 35 हो गई इसकी साइड और इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया गया है, ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट को। तो ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये सी ए का मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया आपसे पूछा है। जितने चारों ट्रायंगल बने, चारों के चारों का एरिया क्या है? आपस में इक्वल और क्या है? 1:1:1 के रेशियो में है। तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना? 1/2 21 × 28 है और उसका भी 1/4 कर दीजिए, उसका भी 4 कर दीजिए तो पी क्यू आर का एरिया आ जाएगा 2 से 14 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 147/2 यानी कि 73.5 बी ऑप्शन। क्लियर है? वो डाउट इसमें तो बहुत आसान और इजी सी चीजें थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को आप खुद से ट्राई करेंगे, ऐसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, इजी ही सवाल है। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको क्वांटम गेट सर्विस कुमार वर्मा का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सीधा रेशियो में प्ले करना बताऊंगा। देखिए, जब भी आपको रेशियो पूछा हो तो एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं होती। जब लेंथ वगैरह पूछे तो कभी कभार एक्स वाई जेड मानना पड़ जाता है, पर जब रेशियो पूछा तो हमेशा रेशियो में ही प्ले कीजिए। चलिए क्या है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि इन द गिवन फिगर P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड AB। तो P मिड पॉइंट है साइड AC का, Q मिड पॉइंट है साइड AB का, दोनों मिड पॉइंट है। आल्सो PG बराबर GR, यानी कि ये लाइन PR है, ये लाइन QR है, तो ट्रायंगल PQR ट्रायंगल बन गया। G जो है मिड पॉइंट है PR का, H जो है मिड पॉइंट है आपके QR का। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के एरिया का ट्रायंगल ABC के एरिया से क्या रेशियो है? इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया रेशियो मतलब कैसे निकालोगे? उनका बेस पता हो, उनकी हाइट पता हो, तो बेस 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया ट्रायंगल का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले हम ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन PQ है ये तुम्हारा BC के पैरेलल होगा। ये जो लाइन PQ तुम्हारा BC के पैरेलल होगा और PQ की लंबाई BC का हाफ भी होगी, हाफ होगी, पैरेलल होगा। तो अगर मैं यहां से पॉइंट ए से वर्टेक्स ए से हमने साइड BC पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर ट्रायंगल की हाइट। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। ये एंगल 90, ये एंगल 90, सम जो तुम्हारा 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, हमने अगर मैं ट्रायंगल PQR की बात करूं, ये वर्टेक्स आर है तो वर्टेक्स आर से मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। ये तुम्हारा 90 है, ये तुम्हारा 90 होगा एंगल, तो ये तुम्हारा ये भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि यदि दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में इसी तरीके से मैं ट्रांसवर्स लाइन खींचूं तो ये जो एंगल बनते हैं θ1 और θ2 इनका 180 डिग्री होना चाहिए। इंटीरियर जो एंगल बनते हैं, तो यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 + 90 180 होगा। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं सभी लोग कैसे हमने चीजों को किया है। पहली बात, जो लाइन PQ है BC के पैरेलल है, क्योंकि P और Q मिड पॉइंट है। वर्टेक्स से हमने साइड BC पे परपेंडिकुलर डाला तो 90 90, वर्टेक्स आर से साइड PQ पे परपेंडिकुलर डाला तो 90 90, तो ये चीजें होगी। अब यहां पे ध्यान से देखिए,
सभी लोग ध्यान से देखो, जैसे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर हैं? आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और ये मिड पॉइंट है सपोज पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहां पे ये जो लाइन पी क्यू है, ये पहली बात तो तुम्हारा बीसी के पैरेलल होगी, ये काफी डेंजरस कॉम्बिनेशन है। लाइन पी क्यू बीसी के पैरेलल होगी, पी मिड पॉइंट है तो AP1 और AP2, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो 1:2, तो पीक्यू से बीसी का रेशियो भी 1:2। पर अगर मैं यहां से हाइट इस तरीके से डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं, आर मान लेते हैं, तो AR होगी छोटे ट्रायंगल की हाइट, और ये तुम्हारा इसको S मान लेते हैं, S होगी बड़े ट्रायंगल की हाइट। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होता है, इनका साइड का रेशियो तो 1:2 है, तो इनकी हाइट का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए कि नहीं? इनकी हाइट का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए कि नहीं? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। तो अगर ट्रायंगल ABC की बात करूं मैं इस तरीके से, तो अगर ये तुम्हारा 1 है, यहां से यहां तक की कांटा डिस्टेंस तुम्हारी, ये यहां से यहां तक की ये कांटा डिस्टेंस यदि तुम्हारी 1 है, तो ये कांटा डिस्टेंस भी तुम्हारी 1 ही होनी चाहिए, ये वाली 1:2 के रेशियो में होगी कि नहीं? सेम कॉम्बिनेशन, अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। ट्रायंगल ABC को देखो तो सेम कॉम्बिनेशन है, A, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां तक, अगर ये 1 है तो ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, 1 + 1 2। अब सभी को पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल। यदि आप इस तरीके से दो पैरेलल लाइन ले लो, और यहाँ पे 90, ये क्या है? तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, तो कहीं भी लेंगे तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बराबर होती है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 1 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? आपकी 1 यूनिट होगी। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी क्या होगी? आपकी 1 यूनिट ही होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है। चलिए, अगर मैं ट्रायंगल PQR की बात करूं तो इस तरीके से आपका छोटू ट्रायंगल है, ये छोटू ट्रायंगल PQR, छोटू ट्रायंगल है आपका, ये RPQ, जिसके मिड पॉइंट है G और H, मिड पॉइंट है G और H, और हमने डाला इस तरीके से परपेंडिकुलर 90। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। क्लियर है? ध्यान से देखो, हाइट इनकी भी 1:2 के रेशियो में होगी, 1:2, ये हाइट 1:2 के रेशियो में होगी, और ये ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो ये कितना बचा? आपका 1 बचा, यानी कि यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की ये जो कांटा दूरी है, ये जो कांटा दूरी है, ये भी क्या होगी तुम्हारी? 1 ही होगी। देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, इक्वल इक्वल आई है डिस्टेंस। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना चीजों को। आपसे पूछा है ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो। अच्छा, लिखते हैं ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो। ट्रायंगल PQR के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल PQR मतलब 1/2, और ये क्या होगा तुम्हारा? PQ, बेस PQ मान लेते हैं, और इस पे हाइट कितनी है? PQ पे हाइट 1 + 1 2 यूनिट। क्लियर है? ट्रायंगल ABC का एरिया 1/2, बेस क्या मान लेते हैं? BC मान लेते हैं, बेस क्या मान लेते हैं? BC, और इस पे हाइट कितनी है? 1 + 1 2, तो 2 से 2 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आंसर है? PQ/BC आया। क्या आया? PQ/BC। ट्रायंगल PQR से ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या है? PQ/BC। अब यदि मैं ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखूं, इस त्रिभुज ABC को ध्यान से देखूं, तो P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम PQ जो है BC का हाफ होगा कि नहीं लेंथ में? PQ जो है वो तुम्हारा BC का हाफ है लेंथ में। यहां पे रख दिया, BC से BC खत्म, क्या आ गया एरिया का रेशियो? 1/2। वैसे तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा था, पर आप इसको वर्बली देखते ही मार कर सकते थे कि इसका आंसर 1/2 है, यदि आपको विजुअलाइजेशन करना आता है तो, क्योंकि हाइट सेम रहने वाली है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 1 है, तो ये 1:2 के रेशियो में एरिया हो जाएगा, हाइट तो दोनों की सेम ही है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चले अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41।